तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई के करंट अफेयर्स लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। उत्तराखंड की राजनीति में दोस्तों फिर से उथल पुथल मच गई है। हमें पता था कि तीरथ सिंह जी अभी 4 महीने पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और फिर से उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा है। तो दोस्तों हमारे लिए ज़रूरी है कौन त्यागपत्र दे रहा है ये और क्यों दे रहा है, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि पहले कौन था और अब चीफ मिनिस्टर वहाँ का कौन है। तो दो चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे। अब कौन होंगे? पुष्कर सिंह धामी। और पहले कौन थे? तीरथ सिंह। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी होंगे। देहरादून में शनिवार को हुई बीजेपी की विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कई नाम इस पद के रेस में थे और उन्हें सबको पीछे करते हुए पुष्कर सिंह धामी ने बाजी मार ली है। पुष्कर सिंह धामी आज सीएम पद की शपथ ले लेंगे। यह कल की खबर है, वो आज शपथ ले लेंगे। विधायक दल की बैठक में नाम का ऐलान होने के बाद में पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सामने दावा पेश किया। दोस्तों वहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर कोई सीएम सुर्खियों में रहता है, कोई राज्य सुर्खियों में रहता है, तो वहाँ के सीएम और राज्यपाल के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अब आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि धामी शनिवार को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार वे शनिवार को शपथ नहीं लेना चाहते हैं। ये हमारे जो मंत्री होते हैं ना, ये वार वगैरह और ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, तो ये अच्छा वार वगैरह देख के ही नए काम शुरू करते हैं, इसलिए इन्होंने रविवार को शपथ लेने का फैसला किया है। आरएसएस के करीबी माने जाने वाले पुष्कर सिंह धामी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों आरएसएस से रिलेटेड, संघ से रिलेटेड है और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी आरएसएस में रह चुके हैं। वे 2 बार खटीमा से विधायक चुने जा चुके हैं। धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को पिथौरागढ़ जिले में हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 1975 को उनका जन्म हुआ था। तो थोड़ी सी जानकारी आप धामी के बारे में रख सकते हो। बिकॉज ऑफ नए मुख्यमंत्री वो चुने गए हैं। तो हमारे लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही थी। उत्तराखंड में तीरथ सिंह की जगह नए सीएम बने हैं पुष्कर धामी। ठीक है, और वो कहाँ के रहने वाले हैं और किससे रिलेटेड थे, ठीक है, और किसने इस्तीफा दिया है, 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है इसमें। दोस्तों राफेल विवाद आपने पहले भी सुना होगा। राफेल विमान की जो डील हुई थी वो मैंने पहले आपको अभी 3-4 दिन पहले डिस्कस करी थी करंट अफेयर्स में। तो वो मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि राफेल विवाद क्या है, क्योंकि आज के पेपर में, आज वाली न्यूज़ मैं नहीं बताऊंगी, आज के पेपर में एक न्यूज़ आई है कि जो फ्रांस में है, फ्रांस में अब एक अदालत बिठा दी गई है और फ्रांस में जो राफेल डील है उसकी विवाद की अब जाँच की जाएगी। अब ये मुद्दा फ्रांस में उठा है, पहले इंडिया में उठ रहा था, अब फ्रांस में उठा है। ठीक है, तो फ्रांस में एक अदालत बिठाई गई है, मतलब एक न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जो इस मुद्दे की जांच करेंगे। आज की खबर तो ये है। हमारे लिए ज़रूरी है कि दोस्तों हमारे यहाँ पे राफेल विवाद इतना सुर्खियों में क्यों रहा है, क्या था हमारे राफेल विवाद, क्यों हुआ था और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो हम पूरा आज डिटेल में अध्ययन करेंगे। इंटरव्यू वालों के लिए मेंस में तो राफेल विवाद तो नहीं आएगा, राफेल के लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि हमने कल परसों डिस्कस कर लिया था। ये इंटरव्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और दैनिक जीवन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली पेपर में राफेल विवाद आता है। तो हमें पता होना चाहिए आखिर ये राफेल विवाद था क्या, किस बात पर भाजपा कांग्रेस आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के बाद में राफेल विवाद के बारे में आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कोई भी पूछेगा आप झट से बता सकते हो कि भाई ये था राफेल विवाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो राफेल है क्या। तो राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है, ये अपन ने पढ़ ही लिया था उस दिन। राफेल कई भूमिकाएं निभाने वाला और दोहरे इंजन से लैस फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है। और कंपनी का नाम क्या है, चलो आप बताना। कंपनी इसमें दे ही रखा है वैसे, द असॉल्ट एविएशन, द है ना, ये अलग अलग देखो, ये फ्रांसीसी नेम है, कहीं इसको द असॉल्ट लिखते हैं, कहीं द सॉल्ट लिखते हैं, कहीं द सॉ लिख दिया है ना, ये फ्रांसीसी नाम है। तो द सॉ एविएशन है ना, इस कंपनी द्वारा निर्मित यह एक फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है और दोहरी इंजन वाला, 2 इंजन है इसमें और कई भूमिकाएं यह निभाता है। राफेल विमानों को वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सक्षम और लड़ाकू विमान माना गया है, न केवल फ्रांस में बल्कि विश्व जगत में इसे बहुत ज़्यादा सक्षम माना गया है, अच्छा विमान माना गया है। ठीक है, अब यूपीए सरकार जो थी दोस्तों, यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस सरकार जो थी, उन्होंने सौदा किया था। सबसे पहले राफेल विवाद को लेकर सौदा शुरू कहाँ से हुआ था, यूपीए सरकार से हुआ था। ये बात है 2007 की।
भारत में 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। हमें चाहिए थे मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसे हम MMRCA भी बोल सकते हैं, की प्रक्रिया शुरू की गई थी जब तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने भारतीय वायुसेना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी थी। तो हमने एक प्रक्रिया शुरू करी थी और उस टाइम हमारे रक्षा मंत्री थे AK एंटनी। तो हमें दोस्तों कोई भी ऐसे विमान वगैरह खरीदने होते हैं तो रक्षा मंत्री की परमिशन जरूरी है, तो रक्षा मंत्री ने इसके लिए हमें परमिशन दे दी। लंबी प्रक्रिया के बाद में 2012 में बोली लगाई गई। दोस्तों हम जब भी कोई विमान खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है हमने किसी देश के पास गए और वहाँ से विमान खरीद लिया। हम एक प्रस्ताव, मतलब ये नीलामी प्रक्रिया नहीं होती, तो हम ये मतलब अखबार में एक इश्तिहार निकालते हैं, जैसे कि विदेशों को तक खबर पहुँचाते हैं कि भाई हमें ऐसे विमान की ज़रूरत है, और जो भी देश जो बेचने में इंटरेस्टेड हैं वो इंडिया में आके अपनी कंपनी वगैरह, या जो भी कंपनी इंटरेस्टेड है वो अपने इंडिया में आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। तो बहुत सारे देशों की ऐसे कंपनियाँ आई। 2007 में प्रक्रिया शुरू हुई थी, बहुत सारे देशों की कंपनी ने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। और हम मतलब ऐसे नहीं है कि जो सरकार है चाहे जिसको दे दे, इसके लिए बोली लगानी पड़ती है, नीलामी प्रक्रिया होती है। जो हमें सबसे सस्ते बेचेगा हम उसको खरीदेंगे, क्योंकि ये कोई पर्सनल डील नहीं है, पूरे देश की डील होती है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों बोली लगी 2012 में, ठीक है। इस बड़े सौदे में अब देखो कितना स्लो हो रहा है सब कुछ। 2007 में प्रोसेस शुरू हुआ है, 2012 में बोली लग रही है। इस बड़े सौदे के दावेदारों में लॉकहीड मार्टिन के F-16, मतलब इसमें है ना बहुत सारे देशों के बहुत सारे विमान थे। तो कौन कौन से थे? लॉकहीड मार्टिन के F-16, यूरोफाइटर टाइफून, रूस के MiG-35, स्वीडन के ग्रेपेन, बोइंग का जो F-18 था, और दसो एविएशन का रफाल। मतलब बहुत सारे, जैसे हम ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के कंपनी होते हैं, कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के विमान हमारे सामने थे जो बोली लगाने के लिए इंडिया में आए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद में दिसंबर 2020 में बोली लगाई गई और दसो एविएशन ने सबसे कम बोली लगाने वाला निकला। मतलब सबसे कम पैसों में हमें जो विमान बेच रहा था वो दसो एविएशन था। और मूल प्रस्ताव में 18 विमान फ्रांस में बनाए जाने थे, जबकि 108 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर तैयार किए जाने थे। तो दोस्तों हमें चाहिए थे शुरू में कितने, 121 थे, कितने थे, 126, हाँ। तो हमने मतलब लास्ट में नीलामी प्रक्रिया के द्वारा हमने चुना दसो एविएशन को, और इसमें दोस्तों 18 विमान तो तय हुआ कि इस बोली के अनुसार 18 विमान तो हम सिंपली फ्रांस से खरीद के लाएंगे, लेकिन जो 108 विमान है वो फ्रांस हमारी कंपनी है जो इंडिजीनियस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके साथ में मिलकर तैयार करेगा। इस प्रकार हमें टोटल 126 विमान प्राप्त होंगे। यह मूल बोली की बात है जो 2012 में लगी थी, यह डील 2012 में हुई थी, ठीक है। अब UPA सरकार ने संकेत दिया कि सौदा 10.2 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा। उन्होंने बता दिया कि यह सौदा जो हमें पड़ने वाला है यह 10.2 अमेरिकी डॉलर इसमें खर्च होंगे। यह बात कब की है? यह बात है 2017 की। UPA सरकार और दसो के बीच कीमतों और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण पर लंबी बातचीत हुई थी और अंतिम वार्ता 2014 की शुरुआत तक जारी रही, लेकिन सौदा हो नहीं सका। प्रति राफेल की कीमत का विवरण आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया गया, लेकिन तत्कालीन स्प्रिंग सरकार ने संकेत दिया कि सौदा 10.2 अमेरिकी डॉलर का होगा। कांग्रेस ने प्रत्येक विमान की दसो एरोनिक्स और हथियारों को शामिल करते हुए 526 करोड़ रुपए यूरो विनिमय बताई थी। मतलब इन्होंने कहा कि जो कुल सौदा होगा, मतलब ऐसे फिक्स नहीं हुआ था। देखो लगभग यह तय हो गया था कि 2020 में हम 10 एविएशन से खरीदने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दोस्तों ये कंपनी बैठ नहीं रही थी। जो हमने कहा था ना कि 108 विमान हमारे यहाँ पे बनाने हैं, तो हमारे यहाँ पे बनेंगे तो उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी हमें बतानी पड़ेगी ना। तो कोई भी देश अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देश से शेयर नहीं करना चाहता, तो इस बात पर कहीं ना कहीं बात बैठ नहीं रही थी। लेकिन 2014 तक बातें चलती रही। इस टाइम भी ऐसे फिक्स नहीं था कि एक विमान का लगभग कितने पैसे पड़ने वाले हैं, लेकिन यह मतलब उनमें से किसी एक नेता ने बोला कि लगभग 10.2 अरब डॉलर हमारे एक विमान के पड़ेंगे, और ऐसे करते हुए 526 करोड़ रुपए, मतलब ये लगभग इतनी सी उन्होंने कीमत बताई, ठीक है। अब दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस जाकर, अब दोस्तों दूसरी सरकार आ गई, ठीक है। 2017 के आसपास आपको पता है दूसरी सरकार आ गई थी, उसके बाद में कांग्रेस की चली गई, भाजपा की आ गई। और भाजपा में जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्रांस जाकर विमान का शस्त्र पूजन किया दशहरे पर, और मोदी सरकार द्वारा अब सौदा कर लिया गया। अब जो यह सौदा किया गया दोस्तों, यह क्या था?
फ्रांस ने अपनी यात्रा के दौरान 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि सरकारों के स्तर पर समझौते के तहत भारत सरकार 36 राफेल विमान खरीदेगी। पहले 126 खरीदने थे, जिसमें से मतलब कुछ वो दे रही थी और कुछ इधर बनाने थे, लेकिन अब हमने कहा कि हम 36 राफेल खरीदेंगे। घोषणा के बाद विपक्ष ने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री ने सुरक्षा के मामलों की मंत्रिमंडल समिति के बिना मंजूरी कैसे दे दी, इस सौदे को अंतिम रूप कैसे दे दिया। देखो, इन्होंने बोला, जो मतलब विपक्ष है उन्होंने बोला कि मंत्रिमंडलीय समिति होनी चाहिए जिससे विचार विमर्श करके ही इतने बड़े सौदे किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे बिना मंत्रिमंडलीय समिति के इतने बड़े सौदे को मंजूरी कैसे दे दी। मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति उस टाइम पे थे फ्रांसवा ओलांद। उस टाइम कौन से थे? अब इमैनुअल मैक्रोन है ना, उस टाइम फ्रांसवा ओलांद थे। उनके बीच में वार्ता हुई। 10 अप्रैल 2015 को जारी कर एक संयुक्त बयान में कहा गया कि वे 36 राफेल जेटों की आपूर्ति के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करने के लिए सहमत हुए हैं। 2014 में भाजपा सरकार आई गई थी। 15 में भाजपा सरकार ने तुरंत डील कर ली। जो सौदा अटका हुआ था कब से कब का, वो सौदा मतलब 2007 से शुरू होने वाला सौदा पूरा नहीं हुआ था 2014 तक। तो इस सरकार ने आते ही डील कर ली और बोला कि 36 राफेल हम सीधी सी बात है हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। ठीक है, अब अंतिम सौदा बताया कि अंतिम निष्कर्ष ये निकला कि भारत और फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीदी के लिए 23 सितंबर 2016 को 7.87 अरब यूरो मतलब 59,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। विमान की आपूर्ति दिसंबर 2019 में, जो पिछली बार लगभग 520 करोड़ रुपए थे ना दोस्तों, वो अब हो गए बढ़कर 59,000 करोड़ रुपए। ठीक है, और उन्होंने ये भी कह दिया कि 2019 से हमें राफेल मिलना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये वाली जो नई सरकार है वो गई, बोले फटाफट से, बहुत दिन हो गया सौदा अटके हुए, हमें चाहिए, क्योंकि दोस्तों इधर चीन अपन से कुछ नहीं कर ही रहा है, कभी पाकिस्तान आ रहा है, तो हमें ज़रूरत है ऐसे फाइटर जेट्स की। तो भाई पैसे वैसे गए भाड़ में, पैसे ले लो, हमें तुरंत चाहिए, है ना। तो फ्रांस ने कहा कि ठीक है, डील करो, डन, और हम आपको 2019 तक राफेल देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी डील हो गई। अब फ्रांस से हमें 36 राफेल मिलने थे और उस दिन की खबर में हमने पढ़ा कि 21 राफेल 21 राफेल अब तक हमें मिल चुके हैं। ठीक है, ये डील हो गई। अब भाई मुद्दा क्या आया, अब कांग्रेस आरोप लगाना इधर शुरू हो गया, दूसरी सरकार का, विपक्ष के दल का। कांग्रेस ने इस सौदे में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। कांग्रेस ने दोस्तों इसमें मतलब कि इसमें आरोप लगाया बहुत सारी अनियमितताओं का, कि कांग्रेस ने कहा कि भाई भाजपा सरकार ने इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी हैं इस सौदे में। उनका कहना था कि सरकार प्रत्येक विमान 1670 करोड़ रुपए में खरीद रही है, जबकि स्प्रिंग सरकार विमान 526 करोड़ रुपए की कीमत उस टाइम पे तय की गई थी। तो अब जो है मतलब अब कह रही है कि अब पहले एक विमान का खर्चा 526 करोड़ के लगभग पड़ रहा था जब कांग्रेस सरकार ने डील की थी, और अब एक विमान का खर्चा पड़ रहा है 1670 करोड़ रुपए, एक विमान का खर्चा, है ना। तो पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा कि क्यों सरकारी एरोस्पेस कंपनी HAL को इस सौदे में शामिल नहीं किया गया। और दोस्तों पिछली बार ये था ना कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हमारे यहाँ इतने सारे विमान बनेंगे, बाकी हम डायरेक्ट खरीदेंगे। तो अब की बार क्यों ऐसा नहीं किया गया, क्यों HAL को बाहर कर दिया गया, ये भी मांगा। दो मुद्दे हो गए देखो, कि एक तो पहले एक विमान की कीमत 526 करोड़ रुपए पड़ रही थी, अब जो 1670 हो गई है। और दूसरा कि हमने तो HAL को भी शामिल किया था, जो हमारी इंडिजीनियस कंपनी है, कि इतने विमान तो आपको यहाँ पे बनाने ही पड़ेंगे इंडिया में, लेकिन आपने तो किया ही नहीं। ऐसा क्यों किया गया, दो आरोप लग गए। ठीक है, सरकार ने भारत और फ्रांस के बीच में 2008 में समझौते के प्रावधान का हवाला देते हुए विवरण को साझा करने से इनकार कर दिया। अब मोदी सरकार ने दोस्तों यहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ डील्स होती है ना, वो सरकार की मतलब कि गुप्त रखी जाती हैं, हम नहीं बता सकते। मतलब मोदी सरकार ने ये जो पैसे इन्होंने बताए हैं ना, कि एक विमान 1670 करोड़ रुपए का पड़ रहा है, ये इन्होंने अपने से ही बताए हैं। कांग्रेस सरकार ने हमारी जो अभी सरकार चल रही है भाजपा सरकार, उन्होंने रिवील नहीं किए हैं प्राइस, कि हमारी डील कितने में हुई है और एक विमान कितने का पड़ रहा है। ये जो रिवील किए हैं कांग्रेस सरकार के किए हुए हैं, कि उस टाइम पर इतने में पड़ रहा था, लेकिन अब रिवील नहीं किए हैं। अब राहुल गांधी जी बार बार सरकार पर यह आरोप लगाते हैं कि आप कीमत क्यों नहीं बता रहे हो, आप हमें कीमत बताइए, क्योंकि वो भारतीय जनता के पैसे हैं। लेकिन जो भाजपा सरकार है वो कह रही है कि कुछ जो डील होती हैं सरकारी, वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, और हम ये पैसे मतलब नहीं बताएंगे आपको कि कितने की खरीद रहे हैं, कितने की क्यों। ठीक है, तो मुद्दा तो दोस्तों सारा ये था, आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई एक डील होनी थी जो कांग्रेस सरकार UPA सरकार ने शुरू करी थी, और वो शुरू हुई थी कौन सी साल से,
वो शुरू हुई थी 2007 से, है ना, और 2014 आ गई, उनसे पूरी नहीं हुई थी। 2014 में नई सरकार आई, उसने आते ही ये डील पूरी कर दी। तो विपक्ष सरकार ने आरोप लगाया कि इन्होंने बहुत सारी गड़बड़ियाँ करी और पिछली डील के मुकाबले बहुत महंगी डील करी है और HAL को भी डील नहीं करने दी है, मतलब HAL को भी कोई इससे फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा लाइन्स में मुद्दा है। अब आपको पूछा जाए कि क्या सरकार गलत है, भाजपा सरकार गलत है, या फिर क्या विपक्ष पार्टी के जो आरोप हैं वो सही है, तो मैंने भी, क्योंकि मेरा इंटरव्यू था तो अपन ये सब मुद्दे पढ़ के ही जाते हैं, तो मैंने ये पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ। देखो, हमें इस तरह से बोलना है कि सर, पहली बात तो अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो हमारे बहुत सारे मतलब सरकार की ऐसी संस्थाएं होती हैं, लाइक कैग हो गया, ऑफिशियल संस्था तो कैग होती है, और भी बहुत सारे NGOs होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विश्वास तो हम कैग पे ही कर सकते हैं, है ना। तो ये संस्थाएँ अगर लाती हैं, मतलब ये संस्थाएं बोलती हैं, क्योंकि ये हर चीज़ को ऑडिट करती हैं और इतनी बड़ी बड़ी डील्स को भी ये ऑडिट करती ही हैं, तो अगर ये बोलती हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है, तब हम इसे ऑफिशियल रिकॉर्ड मान सकते हैं कि डील में गड़बड़ी हुई है ना। तो जब तक कैग की ऐसी रिपोर्ट नहीं आती या फिर बड़ी जो एजेंसियां हैं उनकी ऐसी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक हम किसी भी विपक्ष पार्टी के द्वारा लगाए गए इल्ज़ाम को सही नहीं मान सकते हैं। बाकायदा अगर डील हुई है तो उसकी कैग ऑडिटिंग भी की गई होगी और ये सब हुआ होगा, तो इसके द्वारा डील की जानकारी मिलती है। तो हम ऐसे ही, मतलब बिना किसी पुख्ता सबूत के हम किसी भी पार्टी पर ऐसा इल्ज़ाम हमें नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात कि सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो राफेल डील की गई है वो हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। ये लोग कह रहे हैं कि जो HAL को इसमें शामिल नहीं किया गया, और HAL की जगह जो, मतलब पहले जो HAL के साथ मिलके जो कुछ विमान बना रहे थे, वो अब किसको दे दिए गए हैं, वो अब जो ये है अंबानी सरकार, अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया है। जबकि अनिल अंबानी ने भी कांग्रेस सरकार पे केस कर दिया था कि भाई मेरे से तो कोई बात ही नहीं हुई, आप किस तरह का दबाव, मतलब किस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हो, मेरी कंपनियां तो वैसे ही डूब रही हैं, भाई मुझे कहाँ इतनी बड़ी डील मिलने वाली है। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी के साथ में ये करी है, और जो कि मतलब और चीज़ें बननी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, वो अनिल अंबानी की कंपनी बनाएगी। लेकिन अनिल अंबानी ने सरासर इसके लिए मना कर दिया है। जबकि जो भाजपा सरकार है वो कुछ भी नहीं बोल रही है कि आप चिल्लाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें देश के लिए विमान चाहिए थे, वो हमने ले ली। ठीक है, तो अगर ये वाली बात हमें पूछी जाती है कि क्या अनिल अंबानी से इसका लेना देना है, तो हम इसके लिए भी हम सेम लाइन बोलेंगे कि सर, ऐसी कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है जिससे हमें पता चले कि किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ में ऐसी कोई डील की गई है। और तीसरी बात कि हमसे पूछा जाए कि क्या राफेल डील हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है या फिर हमारे लिए घाटे का सौदा है, जैसे कि भाजपा सरकार कह रही है कि पहले इतने में हुई थी, अब इतने में हुई है, तो सर, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि सर, वो बात है 2007 की। 2007 में डील के लिए उन्होंने बात करी थी, और 2007 के प्राइस और 2015 में जो डील फाइनल हुई है उसके प्राइसों में दिन रात का अंतर होता है। तो अगर मतलब सर 8-9 साल अगर बीत गए हैं तो ऑब्वियसली प्राइजेस तो बढ़ने ही थे। बाकी प्राइजेस भी भाजपा सरकार अभी तक रिवील नहीं कर रही है। तो उन्होंने सर हर एक कंपनी का, देश छोड़िए, हर एक कंपनी का, जो द सॉल्ट एविएशन जो कंपनी है, हर एक कंपनी का अपना रूल होता है कि वो हर एक जो सरकार है, देश है, उनको अलग अलग कीमतों पर अपने विमान बेचती है। तो वो कभी भी इस चीज़ को पब्लिकली नहीं आने देते कि हम आपको कितने में विमान दे रहे हैं। हो सकता है वो दूसरे को इससे ज़्यादा में विमान बेचना चाहे, तो उनके अपने रूल्स होते हैं कि वो इस चीज़ को पब्लिकली नहीं ला सकते, और उसी चीज़ को फॉलो किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो हमें नहीं लगता कि सर, ये जो प्राइस नहीं बताए जा रहे, नहीं रिवील किए जा रहे, ये कोई गलत है। ठीक है, तो पैसे बढ़ने का कारण ये हो गया कि सर, अभी तक तो वैसे कोई पुख्ता सबूत ये सरकार ने बोला नहीं है कि डील इतनी महंगी हो गई, लेकिन अगर हुई भी है तो इतना टाइम हो गया तो महंगी होनी ही थी, है ना। और पैसे क्यों नहीं बता रही है, तो हर एक कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं, प्लस हर एक सरकार की कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें भी होती हैं, इसलिए प्राइस रिवील नहीं हो रहे हैं। तो क्या हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है? लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सर, फ़ायदे का सौदा है, क्योंकि 2007 से अटकी हुई डील 2012 तक पड़ी थी, और हमारे जो सीमा पर परिस्थितियां देखी जाती हैं, इतने लंबे समय तक अगर कोई डील पड़ी हुई रहती है तो सर, कतई देश के लिए सही नहीं है। तो अगर बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसी सरकार आई जिसने तुरंत डील की है, और हमें इतने खतरनाक विमान मिले हैं, चाइना को काउंटर करने के लिए, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह डील। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको जवाब देने हैं जो मैंने बताए हैं, आप इन्हें लिख लेना, रिवाइज करके देख लेना वीडियो को, बिल्कुल यही जवाब देने हैं, क्योंकि मेरे टाइम पर तो ये सुर्खियों में नहीं थी,
उस टाइम तो हमें विमानों को, राफेल विमानों की एक खेप प्राप्त हुई थी, 13 विमान ऐसे कुछ मिले थे, इसलिए मैंने पूरी डील का अध्ययन किया था। लेकिन अब आपके टाइम पे यह फिर से सुर्खियों में आ गई हो और आपको 100% इससे क्वेश्चन बनने वाला है, तो आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो ना तो प्लीज़ लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि राफेल विवाद समझ में आ गया मैडम, और नहीं आया है, कुछ भी पॉइंट इधर उधर हुआ है ना, तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना, कि ये गड़बड़ हुई है, ठीक है, या फिर ये चीज़ और समझानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोक व्यापार को दोस्तों एमएसएमईज में शामिल कर लिया गया है। एमएसएमईज का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, है ना, इनमें शामिल कर लिया गया है। तो सरकार ने, यही न्यूज़ है, मैंने कवर करने के लिए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं और ऐसे ही इंटरव्यू में तो मतलब जो सुर्खियों में वो पूछ लिया जाता है। तो सरकार ने देश के खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमईज का दर्जा दे दिया गया है। पहले और खुदरा और थोक व्यापार को एमएसएमई नहीं माना जाता था, अब एमएसएमईज का दर्जा दे दिया गया है। तो इससे क्या असर होगा, क्यों यह बड़ा ऐतिहासिक कदम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कोविड से पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि एमएसएमई सेक्टर को मिलने वाली आर्थिक मदद का फ़ायदा रिटेल और होलसेल कारोबारियों को भी मिले। दोस्तों पहले रिटेल और होलसेल कारोबारियों को एमएसएमईज का बहुत फ़ायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब इनको एमएसएमई का दर्जा दे दिया गया, तो अब इनको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो इंडस्ट्री एमएसएमई में आती है ना, उन्हें बहुत सस्ते लोन मिलते हैं, है ना, पैसा इजीली प्राप्त हो जाता है, ये सारे फायदे उन्हें होते हैं। तो अब थोक व्यापारियों को भी ये फायदे प्राप्त होंगे। बिकॉज ऑफ कोरोना उनकी भी हालत ख़राब हुई है, इसलिए सरकार ने उनको बचाने के लिए ये प्रयास किए हैं। सरकार के मुताबिक इससे करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा व्यापारियों को फ़ायदा होने वाला है। ऐसी खबरों, ये तो मैंने गूगल से लिया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि, और उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के चलते आई दिक्कतों से खुदरा और थोक व्यापारियों पर पड़े असर को ध्यान में रखते हुए इसे एमएसएमई के दायरे में लाने का फैसला किया गया है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत इस सेक्टर को लाकर आर्थिक सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको पता है कि कोविड के सेकंड वेव के चलते बहुत सारे दिन तक थोक व्यापारियों को बहुत घाटा हुआ है, क्योंकि दुकानें बंद पड़ी थी। तो इनको फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए दोस्तों इन्हें एमएसएमई शामिल किया गया है कि भाई किसी की हालत ख़राब हो गई है, किसी को लोन चाहिए, तो एमएसएमई सेक्टर में अच्छा खासा लोन और पैसे मिल जाते हैं, इसलिए इनको बहुत सारा फ़ायदा इससे पहुंचने वाला है। उन्होंने कहा कि अब थोक और खुदरा व्यापारियों को, ये तो हो ही गया, सरकार के तहत आसानी से लोन मिल जाएगा और 2 पॉइंट इसको फ़ायदा होगा। अब खुदरा और थोक व्यापारी भी उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। उन्हें आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र से सस्ता ऋण मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। मतलब उन्हें भी दोस्तों प्रायोरिटी दी जाएगी। अब बैंक में वो जाएंगे तो हमारे जो भी एमएसएमई क्षेत्र में जो भी उद्योग आते हैं उन्हें प्रायोरिटी के आधार पर ऋण दिया जाता है। तो जब भी वो बैंक में जाएंगे उन्हें भी प्रायोरिटी के आधार पर बैंकों से सस्ता ऋण मिल सकेगा, ठीक है। अब कौन सा देश मलेरिया से फ्री हो गया है, तो दोस्तों चाइना के बारे में खबर थी। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाइना, पाकिस्तान, इनके बारे में खबर हो, हमारे किसी भी पड़ोसी देश के बारे में कोई बड़ी खबर हो, तो हमें छोड़ना नहीं है, पढ़ना ही है। तो दोस्तों मलेरिया फ्री हो गया है, हम पोलियो फ्री हुए हैं, और कौन से साल में हुए हैं ये आपको बताना है कि इंडिया पोलियो फ्री हो गया। मेरे से दृष्टि वाले इंटरव्यू में पूछा गया था और मुझे बिल्कुल भी नहीं आया था, मेरा वो वाला इंटरव्यू बहुत ख़राब गया था। मेरा पहला मॉक था और पहले मॉक में ही मैं इतनी बड़ी कोचिंग में पहुंच गई, मुझे पता भी नहीं था इंटरव्यू देते कैसे हैं। और मेरा इतना, मतलब मैं इतनी डर गई थी, वो सब तामझाम, और वहाँ पे इतने शानदार वाले लेने वाले होते हैं और इतने बड़े बड़े कैमरे, लाइट्स, एकदम फिल्म इंडस्ट्री जैसा माहौल होता है। तो मैं तो बिल्कुल घबरा गई थी, मेरा वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया था इंटरव्यू। पर मतलब उसमें मुझसे पूछा गया था कि पोलियो फ्री हो गया है क्या इंडिया, और हुआ है तो कब हुआ है, तो मुझे डेट नहीं आती, एग्जैक्ट साल नहीं आता। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ था, क्योंकि हो सकता है कभी भविष्य में आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो इसी तरह से दोस्तों चाइना आज मलेरिया फ्री हो गया। हम तो पोलियो फ्री हुए थे, चाइना मलेरिया फ्री हो गया। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। दोस्तों WHO ही है जो बड़ी बड़ी बीमारियों के उन्मूलन के लिए अभियान चलाता है। लाइक टीबी के लिए चलाया था, चेचक के लिए चलाया था, पोलियो के लिए चलाया था, अभी मलेरिया के लिए चला रखा है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंडर में सारे कार्य होते हैं। और अगर किसी देश में मतलब कुछ क्राइटेरिया होता है कितने सालों तक इतने केस, एक भी केस नहीं आता है तो उसे फ्री घोषित करते हैं। तो WHO ने चाइना को मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। 7 दशक लंबी बहुआयामी स्वास्थ्य रणनीति का पालन किया, जो लगातार 4 वर्षों तक स्वदेशी मामलों को पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम रही है। चीन ने दोस्तों
7 दशक तक लंबी और बहुआयामी स्वास्थ्य रणनीति का पालन किया और 4 वर्षों तक दोस्तों उसमें मलेरिया का कोई केस नहीं आया है। इस सप्ताह में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन चीन की मलेरिया मुक्त स्थिति को सत्यापित करने के लिए एक स्वतंत्र पैनल से मई में यात्रा के बाद आया, जिसके लिए लगातार 4 वर्षों तक देश में कोई भी स्थानीय मामलों के रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है। मतलब पिछले 4 सालों में यहाँ पे कोई भी मलेरिया का मामला नहीं आया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दुनिया भर में मलेरिया के मामलों की संख्या 229 मिलियन थी, जिसमें मच्छर जनित बीमारी 409 लाख लोगों को थी, है ना। 40,09,000 लोगों को की जान चली गई थी। इससे 229 मिलियन लोग दोस्तों मलेरिया से ग्रसित हैं पूरे वर्ल्ड में 2019 में, और जिसमें 40,09,000 लोगों की तो जान चली गई थी। 2020 की रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकांश मामले अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि वो मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास आते हैं जहाँ डेली बारिश होती है शाम को, और वहाँ जहाँ पे जितनी ज़्यादा बारिश होती है मलेरिया उतना ही ज़्यादा फैलता है, मच्छर उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो उन क्षेत्रों में मलेरिया के मामले भी सबसे ज़्यादा हैं, जबकि भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया में भी महत्वपूर्ण गिरावट मलेरिया में दर्ज की गई है। हम भी हालांकि गिरावट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी पूर्णतया उन्मूलन नहीं कर पाए हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के मामले लगभग 20 मिलियन से गिरकर 6 मिलियन हो गए हैं। तो हम भारत की स्थिति भी याद कर सकते हैं। अगर इंटरव्यू में हमसे पूछा गया कौन सा देश ग्रसित फ्री हुआ है मलेरिया से, तो हमने चाइना का नाम लेना है। फिर हमसे पूछेंगे क्या इंडिया भी फ्री हो गया, तो हम कहेंगे नहीं सर इंडिया नहीं हुआ। तो हमसे पूछेंगे कि इंडिया की क्या स्थिति है, तो हम कहेंगे कि सर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले 20 मिलियन मामले जो आते थे अब इंडिया में गिरकर 6 मिलियन मामले हो गए हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मलेरिया कहाँ फैलता है, वो फैलता है भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में। ठीक है, तो ये सारे डेटाज आपको थोड़े से याद रखने हैं। चीन की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मलेरिया के मामलों पर शून्य में लाने में निःशुल्क निदान और उपचार की पेशकश करने का श्रेय दिया। साथ ही उन्होंने दोस्तों एक रणनीति बनाई थी 137। हो सकता है हमसे पूछ लिया जाए कि चीन ने ऐसा क्या किया कि मलेरिया मुक्त हो गया, तो हम एक रणनीति का नाम ले सकते हैं कि सर 137 की रणनीति थी मलेरिया निदान के लिए, कि 137 को मलेरिया निदान की रिपोर्ट करने के लिए 1 दिन की समय सीमा का जिक्र करते हुए एक मामले की पुष्टि की, और तीसरे दिन तक प्रसार का निर्धारण और 7वें दिन तक प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों के साथ साथ उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में निरंतर निगरानी। मतलब देखो पहले दिन ही तो दोस्तों पुष्टि हो जाएगी भाई इसके मलेरिया है ना, इतनी मतलब तुरंत जांच वहाँ पे की जाती है। तीसरे दिन तक ये कि इसका कहाँ तक प्रसार हो सकता है, और 7वें दिन तक उसको पूर्ण तरह से ख़त्म करना, और उसकी वजह से अगर कहीं मलेरिया पहुँचा है तो उसकी भी पूरी तरह से निगरानी करना। तो ये 137 की मतलब पहले दिन तो उसकी रिपोर्ट ले लेना, तुरंत पुष्टि करना कि मलेरिया है। तीसरे दिन दोस्तों प्रसार की उसने कहाँ तक प्रसार किया है या उसके कहाँ तक पहुँची, और 7वें दिन कि प्रसार को रोकने के लिए सारे उपाय 7वें दिन तक अपना लिए जाते हैं, है ना। ये उसकी मतलब रणनीति थी, तो 137 की रणनीति अपनाई थी। आई थिंक इस रिपोर्ट में से इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा सकता, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। एक दोस्तों निपुण भारत एक इनिशिएटिव ला रहा है, अभी 2 घंटे पहले की यह न्यूज़ है, मुझे 5 क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे तो फिर मैंने एक मतलब ये रिपोर्ट मिली, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है, शिक्षा से संबंधित है। पहली बात तो निपुण की फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म ही प्री में तो पूछ ली जाएगी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक इनिशिएटिव है कि पढ़ने में प्रोफिशिएंसी लाई जाए, समझने में लाई जाए और संख्या में लाई जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों लाई गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक ने 5 जुलाई को रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी मतलब निपुण भारत में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल है, राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 5 जुलाई को समझ और संख्या के साथ पढ़ने में प्रवीणता, एक तो समझ होनी चाहिए, एक संख्या हो, तो उसके साथ पढ़ने में प्रवीणता लाई जाए के लिए राष्ट्रीय पहल शुरू करेंगे। वर्चुअल मोड में निपुण भारत में संबंधित एक लघु वीडियो गान और दिशा निर्देश लॉन्च किए जाएंगे।
ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारत में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को समझ सके। बच्चे क्या होते हैं दोस्तों, 5th क्लास में चले जाते हैं, उन्हें सोच तक गिनती नहीं आती है ना। 8th क्लास में चले जाते हैं, उनसे पढ़ा नहीं जाता एक लाइन, तो उन्हें पढ़ना आए, संख्याओं की उन्हें जानकारी हो और इस चीज़ में प्रोफिशिएंसी हो। ऐसा वातावरण बनाया जाए ताकि बच्चा 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, तीसरी कक्षा तक बच्चे को पढ़ना भी आए, बच्चे को लिखना भी आए और संख्याएं भी समझ में आए। बस यही इसका मेन स्कीम है और ये लक्ष्य हमें 2026-27 तक पूरी तरह से प्राप्त करना है। ठीक है, तो यही है दोस्तों निपुण अभियान। तो निपुण अभियान क्या है? बस 2026-27 तक ग्रेड 3 तक के बच्चों को पढ़ना है, पढ़ना, लिखना और अंकगणित में वांछित सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करने की क्षमता प्राप्त करना ही निपुण अभियान है। निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। केंद्र प्रायोजित तत्वाधान में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर 5 स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। समग्र शिक्षा की यह योजना से यह जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों, इसे 5 स्तरों पर, मतलब हर एक राज्य में, हर एक जिले में, ब्लॉक में, सब जगह लागू किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक और फिर स्कूल स्तर, मतलब 5 स्तरीय इसका कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों की श्रृंखला में मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता भी शामिल है। शिक्षा नीति में भी दोस्तों ये सारी चीज़ें शामिल की गई थी। तो दोस्तों, निपुण अभियान आप याद कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के नवाचारों में भी इसे ऐड कर सकते हो कि सर एक ऐसा निपुण अभियान भी हम लाए हैं। ये चीज़ें आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। तो यही थी दोस्तों आज की न्यूज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं एक बार रोक के पोस्ट करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो यार। अगर आप लोग कमेंट्स कम करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है फिर, तो थोड़ा सा कमेंट भी करते रहिए कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर करने का मन करे कि हाँ अच्छा है, और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो शेयर भी किया कीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।